हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार तिवारी खजुराहो इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस छतरपुर से फिर से एक बार हाजिर हूँ बायोकेमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है बायोसिंथेसिस ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, जो कि न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि कैसे प्यूरिन और पायरिमिडिन का सिंथेसिस होता है, और इसी को अपन मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडिन भी बोल सकते हैं। तो देखिए, इंट्रोडक्शन। बायोसिंथेसिस समझना पड़ेगा हमें सबसे पहले क्या है। वैसे तो सभी जानते हैं कि बायोसिंथेसिस क्या होती है, लेकिन फिर भी इन केस ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोसिंथेसिस इज अ मल्टी स्टेप एंजाइम कैटालाइज प्रोसेस वेयर सबस्ट्रेट आर कन्वर्टेड इनटू मोर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब बनता है बॉडी के अंदर, तो उसमें कई प्रकार के एंजाइम एक्ट करते हैं और कई स्टेप में वो कंप्लीट होता है उसका निर्माण या उसका सिंथेसिस। इसीलिए इसको बायोसिंथेसिस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो निर्माण हुआ है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हुआ है, इसलिए इसको बायोसिंथेसिस बोलते हैं। तो अब देखिए, इसमें होता क्या है कि जो सिंपल कंपाउंड होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं या कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे कंपाउंड में, और आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और एक नया मॉलिक्यूल या मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं, बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। सो इस टाइप की जो बायोसिंथेसिस होती है, इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसी स्टेप्स को सबको मिलाकर हम बोलते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। सो अब यहाँ पे देखिए कि जो प्यूरिन होता है वो पहले से अपने शरीर में उपस्थित राइबोज 5 फॉस्फेट एक शुगर होती है, राइबोज 5 कार्बन शुगर होती है, उसमें एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ा होता है, तो उसमें ये पहले से उपस्थित होता है, उसके द्वारा प्यूरिन का बायोसिंथेसिस होता है। अब ये होता कहाँ है? हम जैसे कि सभी जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जो बायोसिंथेसाइज होते हैं या जो मेटाबोलाइज होते हैं या जिनका कैटाबॉलिज्म होता है, वो सभी के सभी लिवर में होते हैं। इसलिए लिवर इज द मेजर साइट फॉर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। एरिथ्रोसाइट, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स इन ब्रेन कैन नॉट प्रोड्यूस प्यूरिन। इन जगह में प्यूरिन का प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। ये सब कहाँ होता है? लिवर में। पाथवे देखिए इनके प्यूरिन के सिंथेसिस की। ये 2 प्रकार से इसका बायोसिंथेसिस हो सकता है। पहला होता है डिनोवो सिंथेसिस और दूसरा होता है साल्वेज पाथवे। अब डिनोवो सिंथेसिस क्या होता है? देखिए कि जहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है या प्यूरिन है वो सिंपल मॉलिक्यूल से सिंथेसाइज जब हो जाता है, सिंपल प्रिकर्सर मॉलिक्यूल से होता है, तो उसको बोल देते हैं अपन डिनोवो पाथवे। तो बार में इसे याद रखना, डिनोवो का मतलब जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसका प्रिकर्सर जो हो सिंपल मॉलिक्यूल से, वो उसको बोलते हैं डिनोवो। अब साल्वेज पाथवे क्या होता है? यहाँ पे used to recover bases and nucleotide formed during the degradation of RNA and DNA। अब देखिए, यहाँ पे जो ऑलरेडी शरीर में RNA DNA बने थे, उनका जब डिग्रेडेशन होता है तो उससे बेस बनते हैं, उससे फास्फेट ग्रुप बनता है, उससे शुगर बनता है। तो उन सब के कॉम्बिनेशन से जब प्यूरिन अपने आप को फिर से एक्ट करता है या फिर से RNA DNA बनता है, तो उस पाथवे को बोलते हैं साल्वेज पाथवे। अब आप समझ गए होंगे बेसिक डिफरेंस क्या होता है डिनोवो सिंथेसिस एंड साल्वेज सिंथेसिस में। ये देख लीजिए, मैंने एक डायग्राम यहाँ पे दिख रहा है जिसकी मदद से हम समझ सकते हैं कि कैसे सिंथेसिस होता है आपका प्यूरिन का, या न्यूक्लियोटाइड कैसे सिंथेसाइज होता है। न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस 2 प्रकार होते हैं, डिनोवो सिंथेसिस, साल्वेज सिंथेसिस। डिनोवो में क्या होगा? प्यूरिन और पायरिमिडिन दोनों सिंथेसाइज होंगे। प्यूरिन कैसे सिंथेसाइज होगा? एनोसिन मोनोफॉस्फेट से। एनोसिन मोनोफॉस्फेट में आ जाते हैं आपके एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और ग्वानिसिन मोनोफॉस्फेट, और इससे ही एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और ग्वानिसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, जो कि आपके कहलाते हैं आपके प्यूरिन। इसी तरीके से पायरिमिड में आपका जो होता है उसको बोलते हैं अपन यूरिडीन मोनोफॉस्फेट और डाई यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। तो यहाँ से बनता है यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ से बनता है डाई ट्राइफॉस्फेट, मीन्स डीऑक्सीथायमीन और डीऑक्सीथायमीन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीथायमीन ट्राइफॉस्फेट।
और यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट। यूरिडीन से बन जाता है आपका साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट। और साल्वेज पाथवे में जो होता है प्यूरिन और पायरिमिडीन डायरेक्ट बेसिस और उससे सिंथेसाइज हो जाते हैं। डिनोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन में जब देख लिए कैसे कैसे सिंथेसाइज होता है। इस इमेज में अगर हम देखें ये इमेज, सो N1 आप देख सकते हैं यहाँ पे जो N1 दिख रहा है फ्रॉम अमीनो ग्रुप ऑफ एस्पार्टेट से आया है। एस्पार्टेट का जो अमीनो ग्रुप होता है उससे आया है। C2 एंड C8 फ्रॉम फॉर्मेट, यहाँ पे देख सकते हैं आप C2 एंड ये C8 ये आए हैं दोनों कहाँ से, फॉर्मेट से। N3 एंड N9 जो आए हैं आपके फ्रॉम अमीनो ग्रुप ऑफ ग्लूटामिन, ये N9 है और ये आपका N3 है। ये आपके कहाँ से आए हैं, अमीनो ग्रुप ऑफ ग्लूटामिन से आए हैं। C4, C5, N7 फ्रॉम ग्लाइसिन और C6 फ्रॉम HCO3 बाइकार्बोनेट से आए। तो ये देखिए ये जो एलिमेंट अलग अलग जुड़े हुए हैं इस प्यूरिन ग्लूटामिक जो आपके प्यूरिन जो पे स्ट्रक्चर है आपका, ये प्यूरिन कहलाता है, जिसमें 6 मेंबर्ड रिंग और एक 5 मेंबर्ड रिंग दोनों आपस में जुड़ी होती हैं। तो इसको बोलते हैं प्यूरिन। प्यूरिन में दो आपका 1 नंबर पर नाइट्रोजन होता है, 3 नंबर पर नाइट्रोजन होता है और उसके बाद 7 नंबर पे और 9 नंबर पे नाइट्रोजन होता है। बाकी जगह पे क्या होता है, कार्बन होता है। तो ये प्यूरिन का स्ट्रक्चर है और इसमें सभी के सभी एलिमेंट हमें पता चल गया कहाँ से आए हैं। तो दस एस्पार्टेट फॉर्मेट ग्लूटामिन ग्लाइसिन एंड बाइकार्बोनेट एक्ट एज द बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्यूरिन सिंथेसिस। तो अब आप समझ गए ये जो अमीनो एसिड्स होते हैं इनसे प्यूरिन का सिंथेसिस होता है, एस्पार्टेट फॉर्मेट ग्लाइसिन ग्लूटामेट। प्यूरिन में दो आते हैं, आपको पता ही है, एडेनिन एंड ग्वानिन। आप अगर DNA RNA का स्ट्रक्चर पहले से पढ़ा हो तो वहाँ से आर ड्राइड फ्रॉम इनोसिन 5' मोनोफॉस्फेट IMP से आपके बनते हैं। तो दिस प्यूरिन सिंथेसिस स्टार्ट विद IMP सिंथेसिस। IMP से इसका सिंथेसिस हो, देखिए ये आपका IMP, यहाँ से AMP GMP पर ATP और GTP का सिंथेसिस हुआ है। तो इनोसिन मोनोफॉस्फेट देख लीजिए, ये आपका स्ट्रक्चर है, ये प्यूरिन है आपका। प्यूरिन से आपका राइबोज शुगर जुड़ गई, यहाँ देख सकते हैं आप, और ये फास्फेट ग्रुप जुड़ गया। तो इसको बोल देते हैं इनोसिन मोनोफॉस्फेट। इनोसिन मोनोफॉस्फेट क्योंकि ये प्यूरिन है, प्यूरिन से आपका 9 नंबर पे जो है वो राइबोज शुगर जुड़ी और राइबोज के 1 नंबर पे आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। ओके, इज इट क्लियर? सो यहाँ से ये इस तरीके से सिंथेसाइज होता है। अब कौन कौन से स्टेप्स होते हैं प्यूरिन बायोसिंथेसिस, मतलब एडेनिन और ग्वानिन के फॉर्मेशन में? सो राइबोज 5' ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस। देखिए जैसा कि अपन ने पीछे देखा, ये राइबोज 5' इसमें जुड़ा हुआ है, तो ये स्टार्टिंग मटेरियल है। इन रिएक्ट विद द ATP टू फॉर्म फॉस्फोराइबोसाइल पारोफॉस्फेट। अब पीछे देखिए आप, यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है और ये फॉस्फेट ग्रुप कहाँ से आता है, फॉस्फोराइबोसाइल पारोफॉस्फेट बनाता है। ग्लूटामिन ट्रांसफर इट्स अमाइड नाइट्रोजन टू PRPP टू रिप्लेस पारोफॉस्फेट एंड प्रोड्यूस 5-फॉस्फोराइबोसैलामाइन कैटालाइज्ड बाय PRPP ग्लूटामाइल अमीडो ट्रांसफरेज। ये एंजाइम इसके फॉर्मेशन में काम करता है, 5-फॉस्फोराइबोसैलामाइन के फॉर्मेशन में, एंड दिस रिएक्शन इज द कमिटेड। फॉस्फोराइबोसैलामाइन रिएक्ट विद ग्लाइसिन in the presence of ATP to form glycinamide ribosyl 5-phosphate और glycinamide ribotide GR जो बनाता है और ये catalyzed by synthetase। and 10-formyl tetrahydrofolate donate the formyl group and the product formed is formyl glycinamide ribosyl 5-phosphate। ये भी catalyzed by कौन से एंजाइम से, formyl transferase से। glutamine transfer the second amino group to produce formyl glycinamide ribose 1,5-phosphate catalyzed by synthesis। जैसा कि मैंने आपको सभी नाइट्रोजन और कार्बन दिखाए कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो वही सारी प्रोसेस इन स्टेप में चल रही है। ग्लूटामिन आ रहा है आपका। तो द imidazole ring of the purine is closed in an ATP dependent reaction to yield 5 amino imidazole ribosyl 5-phosphate catalyzed by synthetase। इनकार्पोरेशन ऑफ CO2 कार्बोक्सिलेशन होता है, उसके बाद अकर टू यील्ड अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट राइबोसाइल 5-phosphate कैटालाइज्ड बाय कार्बोक्सिलेज। सो यहाँ पे हर एक स्टेप में आप देख लीजिए एंजाइम कैटालाइज कर रहा है। फिर
इसमें विटामिन बायोटिन और एटीपी यूज नहीं होता है। एस्पार्टेट कंडेंस विद द अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट राइबोसाइल 5 फॉस्फेट टू फॉर्म अमीनो इमिडाजोल 4 सक्सिनाइल कार्बोक्सामाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट, और ये भी एंजाइम से कैटालाइज होता है। नाउ एडिनोसक्सिनाइल सक्सिनेट टाइलाइज क्लीवेज ऑफ फ्यूमरेट, अब वो जो एक एंजाइम आएगा ये क्लीव करेगा फ्यूमरेट एंड ओनली द अमीनो ग्रुप ऑफ एस्पार्टेट इज रिटेन टू यील्ड अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सामाइड राइबोसोल 5 फॉस्फेट। इसके बाद N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट डोनेट 1 कार्बन मोइटी टू प्रोड्यूस 5 फॉर्मा अमीनो इमिडाजोल 4 कार्बोक्सीमाइड राइबोसाइल 5 फॉस्फेट, ये भी फॉर्माइल ट्रांसफरेज एंजाइम से कैटालाइज होता है। इन द फाइनल रिएक्शन कैटालाइज बाय cyclohydrolase lead to ring closure with the elimination of water molecule and the product obtained is इनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो लास्ट का जो प्रोडक्ट मिलता है वो इनोसिन मोनोफॉस्फेट, जैसा कि मैंने पीछे स्लाइड में दिखाया था, वो मिल जाता है। द पेरेंट प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम विच अदर प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड कैन बी सिंथेसाइज्ड। तो ये सबसे पहला प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड है जिससे ये आपका बनता है, और वहां से आपका सिंथेसिस होने लगता है। तो आईएमपी आपका पेरेंट न्यूक्लियोटाइड है। प्यूरिन बायोसिंथेसिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये थोड़ा कंजेस्टेड है, लेकिन वो जो सारे स्टेप मैंने बताए हैं वही स्टेप यहाँ पे हैं। स्टेप 1 हो गया, राइबोज फास्फेट पायरोफॉस्फोकाइनेज एंजाइम यूज होता है जिसमें राइबोज से आपका अल्फा डी राइबोज और 8 फॉस्फेट जुड़ता है। उसके बाद स्टेप 2 अमीडो एंजाइम यहाँ पे क्या आता है, ग्लूटामिन से आता है आपका एक नाइट्रोजन, ग्लूटामेट पीपीआई जुड़ता है। फिर एक नाइट्रोजन ग्लाइसिन से आता है, तो यहाँ पे देखिए ग्लाइसिन ने दे दिया एक नाइट्रोजन। फिर एन फॉर्माइल THF आता है यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफोलेट से, तो एक आपका नाइट्रोजन एन फॉर्माइल से आ जाता है। फिर उसके बाद ग्लूटामेट आता है, ATP ADP पर जुड़ता है और फॉर्माइल ट्रांसफरेज। तो ये सारे के सारे स्टेप आप यहाँ से इस स्लाइड को देखते जाइए, जो स्टेप उसमें लिखे थे वही की वही सारे के सारे स्टेप यहाँ पर आप इनमें देख सकते हैं। इसको अपन यहाँ से भी देख सकते हैं, ये जो लिंक दी गई है इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो ये बड़ा आपका पूरा खुल जाएगा, वहाँ से सारे स्टेप्स आपको समझ में आएंगे। हैं सारे वही स्टेप जो मैंने अभी सारे के सारे पीछे पढ़ के बताए हुए हैं। तो गो थ्रू द लिंक एंड रिवाइज दिस अप टू 11 स्टेप्स, जहाँ पे लास्ट में ये देख लीजिए आप इनोसिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है और उससे आगे फिर बाकी प्यूरिन का सिंथेसिस ऑफ AMP एंड GMP फ्रॉम IMP। अब देख लीजिए एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट और ग्वानिसिन मोनोफॉस्फेट कैसे बनते हैं। AMP, so inosine monophosphate is the immediate precursor for the formation of AMP and GMP. Aspartate condenses with IMP in the presence of GTP to produce adenyl succinate which on cleavage form adenosine monophosphate। कैसे होता है GMP, कैसे होता है, जो इनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है वो NAD प्लस डिपेंडेंट डिहाइड्रोजनेशन होता है टू फॉर्म जेंथोसिन मोनोफॉस्फेट, XMP बनता है जेंथोसिन मोनोफॉस्फेट, and glutamine then transfer amide nitrogen to xanthosine monophosphate to produce GMP. 6-mercaptopurine is an inhibitor of the synthesis of AMP and GMP। ये याद रखना, ये अगर बीच में आ गया सिंथेसिस तो इसकी सिंथेसिस रोक देगा mercaptopurine। So it act on the enzyme adenyl succinase and IMP dehydrogenase। इसमें दो एंजाइम करते हैं, adenyl succinase और IMP dehydrogenase। तो एक होता है AMP पाथवे में, दूसरा यूज होता है GMP पाथवे में। ये देख लीजिए आप सिंथेसिस ऑफ AMP एंड GMP। देखिए यहाँ पे आपका ये IMP है, देख लीजिए आप IMP से बना, GTP से GDP प्लस PI एक फॉस्फेट निकला, ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट निकला, और यहाँ पे एस्पार्टेट से GTP जुड़ा तो एक फॉस्फेट निकल गया, तो क्या बन गया एडिनोसाइल सक्सिनेट। मतलब एस्पार्टेट में GTP जुड़ा, उससे GDP निकल गया और ये एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बन गया
सक्सिनेट, और ये एडिनोसाइल सक्सिनेट से फ्यूमिनेट निकला बाहर, तो इन प्रेजेंस ऑफ एडिनाइल सक्सिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में, तो वहाँ पे एएमपी बन गया, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसी तरीके से आईएमपी से जीएमपी कैसे बनता है, यहाँ पे एनएडी से एनएडीएच बना और आईएमपी डिहाइड्रोजनेज, मतलब कुल मिला के हाइड्रोजन निकाल लिया इसमें से, तो बन गया जेंथोसिन मोनोफॉस्फेट। और ये जेंथोसिन मोनोफॉस्फेट फिर ग्लूटामीन प्लस एटीपी प्लस H2O जुड़ के ग्लूटामेट प्लस एएमपी प्लस पीआई बनाता है। यहाँ से 2 फास्फेट आए और दोनों फास्फेट कहाँ जुड़ गए, एक फास्फेट सॉरी, तो यहाँ पे एक फास्फेट कहाँ जुड़ गया, इसमें ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो गया। साल्वेज पाथवे, अभी अपन देख रहे थे डिनोवो पाथवे, अब देखिए साल्वेज पाथवे की जो ऑलरेडी प्रेजेंट आपके न्यूक्लियोटाइड है वो उनकी बेस कैसे आते हैं, और बेस और शुगर आपस में मिलके बनाते हैं। तो देखिए एडेनिन था बेस जो टूटा था आरएनए, उसमें एडेनिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम काम करेगा, तो पीआरपीपी से पीपीआई बन जाएगा और एएमपी बन जाएगा। यहाँ ग्वानिन बेस था जो आरएनए से या डीएनए से टूटा था, उसमें हाइड्रोक्सी हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम एक्ट करेगा और वहाँ से जीएमपी बन जाएगा। इसी तरीके से हाइपोजेंथिन होगा तो वहाँ पे आईएमपी बन जाएगा, और आईएमपी जो होगा वो फिर से डिनोवो पाथवे में चला जाएगा। तो ये जो है वो साल्वेज पाथवे के स्टेप है। इनहिबिटर ऑफ प्यूरिन बायोसिंथेसिस अभी बताया, सिस्टमा कैप्टोप्यूरिन होता है या फॉलिक एसिड होता है। तो फॉलिक एसिड इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड सॉरी, फॉलिक एसिड यूज होता है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड में, लेकिन फॉलिक एसिड सिंथेसिस को अगर मर्क्यूप्टोप्यूरिन डाल दिया तो रोक देता है। तो सल्फोनामाइड आर द स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड पावा। These sulfur drug can inhibit the synthesis of folic acid by microorganisms and this indirectly reduce the synthesis of purine and nucleic acid। मतलब कुल मिला के डीएनए आरएनए का सिंथेसिस, कई एंटीबायोटिक अपन ने देखी हैं जो डीएनए और आरएनए का सिंथेसिस रोक देती हैं। द स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ फॉलिक एसिड जैसे मेथोट्रेक्सेट यूज टू कंट्रोल कैंसर। मेथोट्रेक्सेट भी आरएनए डीएनए का सिंथेसिस रोक देता है, सेल्स का बढ़ना रोक देता है, और ये भी इनहिबिटर की तरह काम करता है। सो ऐसा एजासिरिन डाइएजोसिटाइल एल-सीरीन is a glutamine antagonist and inhibit reaction involving glutamine. Other synthetic nucleotide analogs used as anti-cancer agent are 6-thioguanine and 8-azaguanine या 6-mercaptopurine। बायोसिंथेसिस ऑफ पायरिमिडीन देखिए आप, सेम प्रोसेस है। यहाँ पे डिनोवो सिंथेसिस ऑफ पायरिमिडीन देखिएगा तो प्यूरिन से और सिंपल हो जाती है। यहाँ पे देखिए कैसे कैसे N1, C6, C5 एंड C4 आते हैं सभी की कहाँ से, एस्पार्टेट से। N3 फ्रॉम ग्लूटामीन से, इसमें जो दिख रहा है। अब प्यूरिन में क्या होता है, 6 मेंबर रिंग होती है जिसमें 4 कार्बन होते हैं और 2 नाइट्रोजन होते हैं। तो इसमें 2 नाइट्रोजन कहाँ से आए, एक तो आता है एस्पार्टेट से, दूसरा आता है ग्लूटामीन से। और कार्बन कहाँ से आते हैं, 1, 2 और 3 कार्बन आते हैं एस्पार्टेट से, और जो दूसरे नंबर का कार्बन होता है वो आता है बाइकार्बोनेट से। तो ये आप समझ गए होंगे, और ये सब आपके ऑलरेडी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनसे ये मॉलिक्यूल बनता है पायरिमिड न्यूक्लियस। सो इसमें रिंग कंप्लीटेड बिफोर बीइंग लिंक टू राइबोज 5 पाथवे। वहाँ पे क्या था, राइबोज 5 फॉस्फेट पहले जुड़ गया था, उसके बाद रिंग कंप्लीट हुई थी। यहाँ रिंग कंप्लीट होने के बाद राइबोज आपका फॉस्फेट जो शुगर होगी वो जुड़ेगी। अब देखिए ये डिनोवो सिंथेसिस, यहाँ पे यूएमपी इज ऑल्सो एक्टेड द प्रिकर्सर ऑफ सीएमपी। साइटोसिन मोनोफॉस्फेट को यूरिडीन मोनोफॉस्फेट का भी प्रकर्षण से बन जाता है सीएमपी। ये यूरिडीन मोनोफॉस्फेट जो होता है वो 6 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला 1 सिंथेसिस ऑफ कार्बोमाइल फॉस्फेट। सो विद द हाइड्रोलाइसिस ऑफ 2 ATP बाइकार्बोनेट एंड अमाइड नाइट्रोजन ऑफ ग्लूटामिन कंबाइंड टू फॉर्म कार्बोमाइल फॉस्फेट। ये देख लीजिए ATP HCO3 ग्लूटामिन H2O, तो यहाँ से ग्लूटामेट निकल गया, 2 ADP निकल गया, PI निकल गया, कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेटिस एंजाइम काम करेगा, तो यहाँ से बन जाएगा कार्बोमाइल फॉस्फेट। कार्बोमाइल फॉस्फेट बन गया। सेकेंड स्टेप में सिंथेसिस ऑफ कार्बामोइल एस्पार्टेट। तो देखिए यहाँ पे एस्पार्टेट आया, उससे एस्पार्टेट से एक फॉस्फेट निकल गया, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज एंजाइम काम करेगा, और यहाँ से बन जाएगा कार्बोमाइल एस्पार्टेट। क्या बन जाएगा, कार्बोमाइल एस्पार्टेट। ये स्ट्रक्चर है, आप इसका देख सकते हो। तो कार्बोमाइल एस्पार्टेट स्टेप सेकेंड में मिल गया। इसके बाद स्टेप थर्ड रिंग क्लोजर एंड डाइहाइड्रोबोरेट फॉर्मेशन। तो बाय द एलिमिनेशन या कंडेंसेशन ऑफ रिएक्शन
द कार्बोमाइल एस्पार्टेट कन्वर्ट टू रिंग कंपाउंड डाइहाइड्रोबोरेट। ये देखिए ये कार्बोमाइल एस्पार्टेट था, यहाँ से H2O निकला और डाइहाइड्रो जो एंजाइम काम करेगा बोरेट, तो यहाँ से ये आपका डाइहाइड्रोबोरेट बन गया। ये देख सकते हैं आप, ये स्ट्रक्चर है जो डाइहाइड्रोबोरेट का। तो ये इसमें क्या हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। स्टेप 4 ऑक्सीडेशन ऑफ डाइहाइड्रोबोरेट। अब ये देखिए डाइहाइड्रोबोरेट में क्विनोन जो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो रिड्यूस क्विनोन बन जाएगा और इसमें ये ऑक्सीजन मिला देगा, तो उस बन जाएगा ऑरोटेट। क्या बनेगा, ऑरोटेट। डाइहाइड्रोबोरेट इज डाइहाइड्रोजनेटेड टू फॉर्म ऑरोटेट, और इसका किस ऑक्सीडेशन कैसे हुआ है, क्विनोन से। हम सभी जानते हैं क्विनोन इज द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखिए स्टेप 5 एक्विजिशन ऑफ द राइबोस फॉस्फेट मोइटी। सो ऑरोटेट रिएक्ट विद PRPP टू प्रोड्यूस ऑरोटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट, OMP बना देगा। ये देखिए ऑरोटेट था, यहाँ PRPP काम किया तो PPI निकला, तो वहाँ से बन गया आपका ऑरोटिडीन 5 मोनोफॉस्फेट। डिकार्बोक्सिलेशन टू फॉर्म UMP। अब ये ऑरोटिन 5 मोनोफॉस्फेट है, इसका क्या कर दिया, डिकार्बोक्सिलेशन, एक CO2 निकाल दिया, तो यहाँ से बन गया आपका UMP, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ये देख सकते हैं आप, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट में एक प्यूरिन न्यूक्लियस है और उससे शुगर आपकी जोड़ दी गई है। सो दिस इज द सिंपल 6 स्टेप प्रोसेस ऑफ पायरिमिडीन सिंथेसिस। सिंथेसिस ऑफ UTP। अब ये देखिए यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट कैसे बनता है, कुछ नहीं, 2 मॉलिक्यूल और जोड़ दो फॉस्फेट के, ट्राइफॉस्फेट बन गया। सो कन्वर्टेड टू UTP इन 2 स्टेप काइनेज रिएक्शन। देखिए UMP में एक ATP जोड़ा तो UDP प्लस ADP, UDP में एक ATP और जोड़ दिया तो UTP बन गया और ये ADP। कुल मिला के 1-2 फॉस्फेट और जोड़ देने हैं इसमें, इसलिए UDP बन जाता है। UMP से यूरिडीन मोनोफॉस्फेट से यूरिडीन ट्राई, बहुत सिंपल स्टेप है। मोनो से डाई और ट्राइफॉस्फेट जोड़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ते जाओ बन जाएगा। सिंथेसिस ऑफ CTP साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट synthesized by amination of UTP by the enzyme CTP synthesis। अब यूरिडीन ट्राइफॉस्फेट है, उसका अमीनेशन करवा दो साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट से, तो U जो होगा वो C से रिप्लेस हो जाएगा, सिंपल। सो CTP बन जाएगा। ये देखिए इन एनिमल्स अमीनो ग्रुप इज डोनेटेड बाय ग्लूटामिन, इन बैक्टीरिया अमीनो ग्रुप इज डोनेटेड बाय अमोनिया। तो एनिमल्स में ग्लूटामिन जो आता है वो अमीनो ग्रुप देता है। ये देखिए UTP था, यहाँ पे ग्लूटामिन आया, ATP H2O हुआ तो CTP सिंथेटिक एंजाइम, ग्लूटामेट निकल गया, ADP निकल गया और एक फॉस्फेट अलग हो गया। तो यहाँ से जैसे एक फॉस्फेट अलग हुआ और ये जो ग्लूटामिन का अमीनो ग्रुप था या जो CTP सिंथेसिस था, उसने आपका साइटोसिन जोड़ दिया। यहाँ पे यूरिडीन की जगह क्या जोड़ दिया, ये देखिए आप, साइटोसिन जोड़ दिया, तो साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया आपका। दीज आर दी इम्पोर्टेंट लिंक। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप इस लिंक पे आर्टिकल्स पे जा सकते हो। यू कैन सी द मोर आर्टिकल्स एंड थैंक यू, नाइस डे। सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पीपल डू नॉट वेरी ग्रेटली इन देयर एबिलिटीज़, दे वेरी इन देयर डिज़ायर टू रीच देयर पोटेंशियल। इसलिए आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं, बस आपकी इच्छाएँ और उन पर अमल करना जारी रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।